नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नियमित और अनियमित कर्मचारी, क्या फ़र्क होता है इनमें? अक्सर लोगों को ये दुविधा रहती है कि क्या नियमित कर्मचारियों की जो सैलरी है वो अनियमित कर्मचारियों से ज़्यादा होती है? यही सिर्फ एक बेसिक फ़र्क है या इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ये डिफरेंस करते हैं कि इन दोनों कर्मचारियों में आखिर में क्या क्यों भेदभाव होता है, अंतर क्या है? आज इस पर हम बात करेंगे। और रवि भैया को आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं एक आम आदमी का क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, किस नज़रिए से वो इनके आंदोलन को देखता है, जिस पर हमने बात की है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। राज जी भी हमारे साथ है। राज भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज भैया, अगर एक आम आदमी की तरह मैं आपसे पूछूं, नियमित और अनियमित ये टर्म्स ऐसा है जो हम लगातार अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, इनका अनियमित आंदोलन होता है, लेकिन क्या इसका जो फंडा है वो पूरा समझ में आपको आया है अभी तक कि अनियमित कर्मचारियों का मतलब आखिर में क्या ये है? आप एक सवाल के तौर पे पूछ रहे हैं या आपको भी नहीं पता है? मुझे थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है और आपको? मुझे बस ये पता है, जहाँ तक इन्होंने बताया है, कि जो अनियमित कर्मचारी होता है, पहली बात उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। दूसरा ये होता है, अनियमित कर्मचारी में एक उसकी जो परिभाषा होती है, कभी भी काम से उसे निकाला जा सकता है, वेतन बहुत कम होता है उसका। ये दो बेसिक मतलब चीजें हैं। बेसिकली जो मैं समझा वो ये है कि आप अनियमित और नियमित में वेतन का ही फर्क समझते वेतन का हैं। बेसिक और फर्क है। एक ये फर्क और समझिए कि उसको कभी भी निकाला जा सकता है, नियमित को निकालने की एक प्रक्रिया है। हाँ, जॉब सिक्योरिटी नहीं बस होती है, ये है। मैं आपको एक नया क्वेश्चन रेज करता हूँ हम्म। मतलब डिफरेंस बताने के बाद। जी जी। नियमित वो है जो सिस्टम में है ही नहीं। हम्म। ठेके में शराब मिलता है, हम्म। आपको पता है, कर्मचारी भी ठेके में मिलता है। हाँ, ठेका प्रथा जो इसको इनका ठेका नारा भी कर्मचारी है बोलते जी। हैं। हाँ, इसको ठेका कर्मचारी बोलते जी। हैं। तो लोगों को ये तो पता है कि शराब ठेके पे मिलता है, हम्म। ठेके पे एक आदमी भी मिल जाता है, वो नहीं पता है। हम्म। तो क्या ये कुप्रथा नहीं है? हम्म। इसको उस एंगल से देखिए तो ये सारे सरकारों की दायित्व बन जाती है हम्म। कि ये खत्म होना चाहिए। हम्म। और युवाओं के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है हम्म। कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार का कर्मचारी बनना चाहते हैं। कि वो ठेके पे बिकने वाले कर्मचारी हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं। पढ़ाई तो करते ही हैं, बिल्कुल। हर सरकार पढ़ाई पे फोकस कर रही है। बिल्कुल। बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, आईएएस की तैयारी करने के बाद मान लीजिए कुछ जैसा सोचे थे वैसा नहीं मिला, तो क्या वो ठेके पे बिके? ये प्रश्न उठता है। ये एक अस्मिता का भी प्रश्न है। हाँ, व्यक्तिगत बिल्कुल तौर है। पर देखें तो एक बिल्कुल सेल्फ है। रेस्पेक्ट का भी प्रश्न मैं है। आपसे पूछता हूँ, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ आपका एक सिस्टम होगा, बिल्कुल राइट? जी है। मतलब आपको निकालने की भी एक प्रक्रिया होगी जिसको एग्जिट पॉलिसी बोला जाता है। बिल्कुल। वो होगी। और आपके आने की भी एक प्रक्रिया है। ये वो हैं जो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। सेटिंग चलता है बस। बिल्कुल। तो ये ठेके पे मिलते हैं और ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे डिफरेंसेस को। रवि भैया, ये निश्चित तौर पर कुप्रथा है, इससे कोई इनकार नहीं है जी। अब ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने भी उठाया है कि ठेके में जो कर्मचारी मिलते हैं वो अनियमित होते हैं। जी। ये प्रथा कब से चली आ रही है? और जब सरकार ये दावा करती है कि हमें तो नियमित रोजगार देना, हम युवाओं की बात करते हैं और उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता में भी आना एक बहुत बड़ा कारण रहा है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अंग्रेज जो है 200 साल तक भारतीयों को गुलाम रखे और 200 साल गुलाम रखने के बाद वो चले गए। लेकिन प्रशासन जो आज़ाद होने के बाद, आज भारत आज़ाद है, आज 75वां वर्षगांठ हम मनाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, लेकिन उसके बाद भी इस प्रशासन में जो सिस्टम को चलाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसमें एक कुप्रथा लाई गई है। और ये कुप्रथा संविदा दैनिक वेतनभोगी से चालू हुई। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि संविदा नियम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखा जाता है, कुछ सालों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और ऐसा रखे कई बार मैं संविदा कर्मचारी की बात करूं तो वर्तमान में आयुष विभाग के जो डॉक्टर हैं वो 20-20 साल, 25-25 साल से संविदा कर्मचारी है और उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जो कि हमारा राज्य नहीं बना था, उससे पहले से भी वहाँ संविदा कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट की उम्र उनकी आ गई है और वो अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं और महज 12,000-15,000 की उनकी सैलरी होती है। और वो कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं ये वो ही जानते हैं, उनका दुख दर्द वही जानते हैं। एक बात जो आपने शुरू में बोली कि इनसिक्योरिटी, ये निश्चित तौर पे इनसिक्योरिटी रहती है। हमारा अधिकारी जब उसका मन करेगा हमको निकाल सकता है, उसके पास पूरे अधिकार रहते हैं और हम इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। तो एक तरह से जो राज भाई बता रहे थे, वस्तु की तरह
हमको रखा जाता है, जबकि हम एक जीता जागता इंसान है, लेकिन हमारी भी बोली लगती है, हमारे लिए भी कमीशन खाया जाता है। तो एक निश्चित तौर पे ये कुप्रथा है, एक सिस्टम में वो कुप्रथा है। इसके बाद ये आगे जैसे ये समझ में आया कि दैनिक वेतनभोगी इकट्ठा हो रहे हैं, संविदा कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, अपने हितों और अधिकारों को पाने के लिए सरकार से मांग रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि समय अनुसार जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे वो 10 साल जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम किया उसको नियमित भी किया गया है। ऐसे पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने 1998 से पहले के सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित भी किया। तो सरकारों को ये समझ में आया कि ये जो शोषणकारी प्रथा उन्होंने चालू की थी, सिस्टम में लाया था कि कर्मचारियों को कैसे शोषित रखा जा सकता है, तो ये लोग भी संगठित हो रहे हैं और लोग नियमित हो जा रहे हैं। तो सिस्टम में इससे और क्रूर जो है नियम बनाए गए और उसके तहत प्लेसमेंट कंपनी को लाया गया और आउटसोर्सिंग से भर्ती रखा गया। और उससे भी जो शोषणकारी व्यवस्था है वो ठेका प्रथा के अंतर्गत आता है। ठेका प्रथा में एक तरह से बाजार से उठा के ले आया गया कर्मचारियों को, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, इस तरीके से रखा जाता है। प्लेसमेंट और आउटसोर्सिंग में तो ये है कि कम से कम आपकी भर्ती प्रक्रिया थोड़ा ठीक ठाक रहेगी। आप एक विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें ये रहेगा कि हाँ, आप विभाग के बहुत सारे कामों में डायरेक्ट इन्वॉल्व भी रहते हैं। लेकिन ठेका प्रथा में जो कर्मचारी होते हैं तो वो यूनियन नहीं बना सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। इतना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर इन कर्मचारियों के लिए रहता है कि बता नहीं सकते कि कल हमारी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अनियमित कर्मचारी होते हैं इनके अगर कोई काम करते हुए मर जाता है तो मरने के बाद शासन की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है। संविदा कर्मचारियों को मात्र 1 लाख रुपए का प्रावधान मिलता है। और आप सोचिए कि आज की जो महंगाई है उसमें 1 लाख रुपए में होता ही क्या, मतलब उसका पूरा परिवार तबाह हो जा रहा है। पेंशन तो दूर की बात, अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिलती। आप देखते होंगे नियमित कर्मचारी अगर खत्म हो जाता है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के तहत शासन जो है तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के रूप में उसको रखती है। उनका पीएफ हो गया, जीपीएफ हो गया, कर्मचारी भविष्य निधि हो गया, डीए उनको मिलता है, एचआरए मतलब हाउस भत्ता भी मिलता है। अनियमित कर्मचारी को ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता। वो एक सामान की तरह है कि यूज करो और उसके बाद उस सामान की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो उसको हटा दो। तो ये एक तरह से कुप्रथा है। हमको कोई घर वगैरह नहीं दिया जाता है, सरकारी आवास हमको अलॉट नहीं होता है, हम लोन नहीं ले सकते। अगर हमको किसी चीज के लिए गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, मोबाइल लेना है, किसी चीज को लेना है तो हम बैंक के पास जाएंगे तो वो उनको जब पता चलेगा कि फॉर्म 16 ये फॉर्म 16 ये नहीं मिलता इनको, वो केवल रेगुलर कर्मचारी को मिलता है, तो वो हमको लोन भी नहीं मिलता। तो एक तरह से बहुत ही निचले तबके से हम लोग काम करते हैं। सिर्फ एक टैग लगा रहता है कि हम एक एम्प्लॉई हैं, सरकारी विभाग में एम्प्लॉई। और इनके बारे में जो लोगों की मेरी जो धारणा है, मुझे तो नहीं पता ना, इनके माथे पे नहीं लिखा है कि ये सरकारी है कि नहीं है, तो मैं तो इनको सरकारी ही समझता हूँ। बट ये निकम्मे हैं कुल मिला के। मतलब सारा काम भी ये करते हैं और इनका कोई रोल भी नहीं है। अगर कल इन्होंने कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश की सरकार में रहते हुए ही, तो ये तो रहेंगे ही नहीं, वो काम तो रहेगा ही नहीं, ये भी नहीं रहेंगे, ऐसा है। तो मतलब ये फुल टू एकदम यूज के लिए ही आए, आगे कुआं पीछे खाई ऐसी स्थिति है। हाँ। मतलब उस विभाग में रह के आप काम भी नहीं कर सकते और अगर मांगे हैं तो मनवा भी नहीं सकते। तो अब आप देखिए डिफरेंस ये है कि जो नियमित है वो पेपर पे है और ये तो पेपर पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रिकॉर्ड कहीं नहीं इनके नाम का। तो ये यहाँ तक के अंतर को युवाओं को समझना पड़ेगा और उनको ये भी समझना पड़ेगा कि वो जब नौकरी के लिए जाते हैं तो कौन सी नौकरी के लिए जा रहे हैं। क्योंकि नियमित की संख्या कितनी होगी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नियमित की संख्या कितनी होगी, लगभग 5 लाख। उतने ही ये भी हैं। अगर हम बाकी सारे विभागों को मिला दें, शिक्षाकर्मी अभी संविदा से वो हुए हैं लगभग 3-4 साल पहले, उसके पहले तो उनका भी वही हाल था। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, जबकि ये एक साथ खत्म होना चाहिए। भाई आपको काम तो चाहिए, ये जरूरी है, सरकारों को काम तो कराना ही है, तो कराएं तो उसका विधिवत तरीका है। इनकी जगह भले किसी और की भर्ती करेंगे पर पोस्ट वही रहेगी तो फिर मतलब ही क्या है, इन्हीं को नियमित करते हैं। अच्छा, इनके में ऐसा भी होता है जी, कई बार क्या होता है जब पोस्ट रहती है तो संविदा में और भरते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा ये रवि भाई बताते हैं कि जो है वो संविदा में ही भरते हैं, संविदा में ही उनके पास वो सिस्टम है ना, तो वो क्यों जाए परमानेंट की तरफ। क्या आपको लगता है अभी जो ये आंदोलन कर रहे हैं 1 तारीख से, यही एक रास्ता है और कुछ? मुझे तो इनके आंदोलन में भी रास्ता नहीं नजर आता जी। और बेसिकली उसमें जो खोखलापन है वो उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है अनियमित कर्मचारी संघ। आप संघ देखिए पेपर पे तो बन गया, क्या कोई संघ पेपर से चल सकता है?
नहीं, मेरे ख्याल से 5 साल हुआ होगा रवि भाई अभी संगठन बने। जो अनियमित कर्मचारी एक छतरी हम देखते हैं वो अभी 5 साल पहले बना है, पर अंदर से इनके जो लोग हैं वो अभी भी अलग अलग हैं। इसी का फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं, गुटबाजी अंदर में। यस, क्या होता है हर एक की एक व्यक्तिगत स्वार्थ भी होती है। जैसे आप इनसे देख रहे हैं तो ये अभी अपने नौकरी वगैरह सबको दांव पे रख के आके और फिर ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं। और ये जब लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें दैनिक वेतनभोगी भी आ जाते हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी भी आ जाते हैं, ठेका कर्मचारी भी आ जाते हैं, संविदा भी आ जाती है, ये सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बट क्या वो सब एक साथ हैं? नहीं, वो अपनी अपनी लड़ाई को अभी भी समझ के चल रहे हैं। और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा या राजनीतिक दल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो उनके लिए तो ये अच्छा है। संख्या में ही ताकत है आजकल, तो इनकी संख्या 1,80,000 है, पर क्या ये 1,80,000 एक मंच पे दिखेंगे? जमीन पर दिखेंगे बस। और जैसे ही 10,000 को नियमित कर दिया जाता है तो उससे 20,000 और टूट जाते हैं। तो यही सरकारें करती आई हैं। और इस सरकार की खूबी ये है, बोलना चाहिए कि उन्होंने तो लिख भी दिया और नहीं भी किया। मतलब अभी तक तो समझ लीजिए मैं मौखिक रूप से आपको बोलता था कि मैं नियमित कर दूंगा, मतलब इसको तो आप पेपर पे लबरा बोल सकते हैं। इस सरकार को लबरा सरकार का टैग लगना चाहिए इस पे, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। मतलब ये अभी भी घूम रहे हैं। इनके जो पुराने केसेस हैं जो जिनको आप पूरी तरीके से राजनीतिक कर सकते हैं, ये आंदोलन लड़ रहे थे तो 2018 में जो केस अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये पूरे एक सामाजिक हिस्सा है ये, और सामाजिक कुप्रथा है जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनके लिए जो केसेस चल रही हैं वो भी अभी भी ये लड़ ही रहे हैं। तो सरकार ने वो तो किया ही नहीं जो उन्होंने वादा किया था, प्लस इनके जो केसेस हैं वो भी चल रहे हैं। तो आप सोचिए इनके साथ क्या किया है सरकार ने, दुर्व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं किया। तो ये अगर ये हम अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें रवि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं जी। और ये और इनके जैसे कुछ एक लीडर्स हैं जो अब इसके लिए काम कर रहे हैं एकीकरण पे। तो अगर ये हो जाते हैं तो सरकार से निपटना ज्यादा आसान हो जाएगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सरकार की मंशा अभी तक क्लियर नहीं है। सरकार और की मंशा क्लियर नहीं। मेरे से एक आम आदमी से अगर आप पूछें तो मुझे तो दिखता भी नहीं है कि वो मंशा है उनकी कि वो नियमित करें। पेपर पे लिख दिया गया है, वोट ले लिया गया है, काम उनका खत्म हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि फरवरी में बजट आएगा, फिर से आखिरी बजट होगा भूपेश सरकार का, फिर तो चुनाव की तैयारी, तमाम चीजें, आचार संहिता, उसमें तो कोई घोषणा भी नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं कि 1 तारीख से आंदोलन कितने चरणों में क्या होता है। और बहुत अच्छा एक बिंदु इन्होंने भी उठाया कि जमीन पर कितने लोग हमको नजर आते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर सरकार को हो सकता है कि दबाव में कोई ना कोई फैसला लेना पड़े, क्योंकि आश्वासन तो बहुत मिल चुका है और अब भारी फैसले की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमसे अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, बेसिक एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आप डिफरेंसेस की बात करेंगे तो अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंसेस बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंसेस 2 जगह नहीं है, डिफरेंसेस सिर्फ एक ही जगह है। ये पेपर पे है ही नहीं और वो पेपर पे है। तो इनका पेपर पे आना जरूरी है। जिसकी ये मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की जो ये मांग कर रहे हैं, मतलब हमें पेपर में ले लीजिए बिल्कुल बस। और ये इनकी गुहार है, दरख्वास्त है। मुझे तो ये अभी तक लड़ाई लड़ते भी नहीं दिख रहे हैं, ये सिर्फ विनती के ही मोड में। और अच्छा भी यही है, सरकार से विनती ही कर सकते हैं। और सरकार अगर विनती को नहीं सुनेगी तो पता नहीं क्या सुनेगी। तो थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद आप दोनों का भी। एक बात जो छूट गई है मेरे ख्याल से, रवि भाई उस पर पहले पर्दा हटाएं। ये आंदोलन पे जाने वाले हैं, उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का जो जन घोषणा पत्र 2018 था कांग्रेस पार्टी का, उसके बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की बात और किसी की भी छटनी नहीं करने की बात लिखी गई थी। ये तो बिंदु क्रमांक 11 है। लेकिन बिंदु क्रमांक 30 को अगर आप पढ़ेंगे, उस 30 नंबर के बिंदु में ये लिखा गया था कि छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय विभागों से आउटसोर्सिंग बंद कर दी जाएगी और 1 लाख जो है शासकीय नौकरी दी जाएगी करके। लेकिन आज जो हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा हैं, उन बेरोजगार युवाओं से भी मैं अपील करता हूं कि 1 सितंबर से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन पे आप लोग आइए, क्योंकि बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 ये दोनों बिंदु को लेकर हम जो है इस राज्य सरकार के समक्ष जाने वाले हैं। और इसमें जो आप लोगों का हक है, जो नियमित नौकरी जो लोग पाना चाहते थे और राज्य सरकार ने नियमित नौकरी नहीं दी, लगभग अपने वादे के अनुसार 80,000 युवाओं को रोजगार और दे सकती थी सरकार, लेकिन वो युवाओं की बात जो है सरकार सुन नहीं रही है।
तो हम इस आंदोलन में बिंदु क्रमांक 11 और 30 को लेकर जा रहे हैं। तो आप सभी युवाओं को अनुरोध करता हूं कि आपका ही ये मंच है, आप हमारे मंच पे आइए और सरकार से संवाद करते हैं। जी धन्यवाद। मैं एक बात और रखना चाहूँगा इन पर्टिकुलर, वो ये है कि जैसा कि आप इतने देर में समझ भी गए होंगे कि युवाओं को नॉलेज नहीं है या पता नहीं है कि नियमित और अनियमित होते क्या हैं। तो अब अगर उन्हें पता है तो मेरे ख्याल से उन्हें भी इनका साथ देना चाहिए नियमितीकरण की लड़ाई में। ये सिर्फ अनियमित कर्मचारियों का ही मुद्दा नहीं है, ये मेरे ख्याल से उन सारे युवाओं का मुद्दा है जो आगे नौकरी करना चाहते हैं और ऐसे ही किसी जगह पे लैंड कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आज आप सिस्टम को ठीक करने में इनका साथ दीजिए, ताकि कल को अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपको एक अच्छा, सुदृढ़ और साफ सिस्टम मिले। मैं बस इतना ही अपील करूंगा कि आप इनका साथ दीजिए।